नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दिनांक 13 जुलाई 2023 है। आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा ईडी और सीबीआई के इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी से रिलेटेड है। सेकंड टॉपिक हमारा जो ब्रिटिशर्स और बाकी कॉलोनियल कंट्रीज़ ने जो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो आर्टिफैक्ट वगैरह लूटे थे उससे रिलेटेड है। थर्ड टॉपिक हमारा साउथ चाइना सी, इसको हम बेसिक्स या डिस्कस करेंगे और अभी कौन से स्टेप लेने की ज़रूरत है। चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये सीबीआई और ईडी की ऑटोनॉमी से रिलेटेड है। पहले हम इसके बेसिक्स की बात करते हैं। ऑल्दो हमने करंट अफेयर में इसको कवर किया, पर यहाँ भी एक बार डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये बेसिकली प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसीज एंड दी पेंशन के अंडर में आती है। ओरिजिनली इसको सेटअप किया था जो ब्राइबरी और गवर्नमेंट करप्शन से रिलेटेड केसेस, लेकिन 1965 में इसकी जुरिडिक्शन को बढ़ा के इसको लॉ इन्फोर्समेंट में, मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम एंड द इंटरनेशनल केसेस के लिए भी इसकी जुरिडिक्शन को और बढ़ा दिया। और सीबीआई बेसिकली एग्जेम्प्ट की गई है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरे से बाहर है, जो 2005 में आया था। इसको 2019 में कुछ अमेंडमेंट भी किया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और सीबीआई एक ऑफिशियली नोडल एजेंसी है इंटरपोल के लिए। ईडी के बारे में बात करते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बेसिकली एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी भी बोला जाता है। ये इकोनॉमिक लॉ और इकोनॉमिक क्राइम, फॉर एग्जांपल कंट्री से कोई इकोनॉमिक क्राइम करके या कोई करप्शन का केसेस करके बाहर चला जाता है तो उसको ईडी के अंदर शूट किया जाता है। ये मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। बेसिकली जो 2 लॉ हैं पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड दी प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए अभी भी काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि अभी जीएसटी को भी पीएमएलए के अंडर में लाया गया है। तो ये 2 एक्ट के तहत ये ईडी काम करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और कुछ रीजनल हब यहाँ पे। चलते हैं आज के आर्टिकल में। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले बेसिक बातें करते हैं कि 2018 में जो कि ईडी के डायरेक्टर हैं मिस्टर मिश्रा, उनको अपॉइंट किया गया था। और नॉर्मली ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का फिक्स टेन्योर है 2 इयर्स का, लेकिन सरकार ने 2021 में एक कानून लाया जिसके कारण इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया 5 साल। और 5 साल कैसे होगा, पहले 2 इयर्स इनिशियल और 1 ईयर्स इसको एवरी ईयर एक्सटेंड करके इसको 5 साल तक बढ़ाया जाता है। तो बेसिकली यही था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में इस वर्डिक्ट को अपहोल्ड कर दिया कि ये गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया ये ठीक है, लेकिन इससे जो इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमी है, स्पेशली जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क आ गया। क्योंकि 2 साल के लिए रेगुलर टेन्योर इनका था, लेकिन बाद में अगर इसका टेन्योर को कंटिन्यूसली बढ़ाया जाएगा तो इसकी ऑटोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हो जाएगी कि जो भी इनके डायरेक्टर हैं उनको एक गाजर दिखाई देगी कि उनका टेन्योर बढ़ेगा, तो उनके जितने भी जजमेंट होंगे, जितने भी उनके फैसले होंगे, जहाँ पे भी उनको कोई रेड डालनी है, कोई भी एक्शन लेना है, तो वो उसी हिसाब से लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर है उनका टेन्योर बढ़ाने की। तो इसी के ऊपर इस आर्टिकल में बात की गई है। अब यहाँ पे बेसिकली जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में एक अच्छी बात ये रही कि जो मिस्टर मिश्रा का टेन्योर नवंबर 2023 में कंप्लीट होना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इसके टेन्योर का भी 31 जुलाई यानी 30 जुलाई तक इसके टेन्योर को ख़त्म किया जाए। 31 जुलाई को इनको चेंज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली सीखने वाली बात ये है और कोर्ट को ये समझना चाहिए कि अगर इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमी को जितना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया जाएगा तो ये एजेंसीज हैं, ये सारे फैसले पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से दिए जाएंगे और ये उन लोगों पे रेट नहीं करेंगे जो कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। तो एक बेसिकली ये एक सस्पिशन हो गया कि इस चीज़ का मिसयूज़ किया जा सकता है, क्योंकि सीबीआई और ईडी बहुत ही पावरफुल बॉडीज़ हैं। अगर इनका मिसयूज़ होगा तो ये अल्टीमेटली हमारे रूल ऑफ लॉ और राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ होगा। तो यही आर्टिकल था हमारा ईडी और सीबीआई के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको आप अपने जीएस पेपर 1 से भी रिलेट कर सकते हो और जीएस पेपर 4 से भी रिलेटेड कर सकते हो। जीएस 1 से क्यों, क्योंकि इसमें हिस्ट्री के आर्टिफैक्ट और कॉलोनियलिज्म की बात की गई है। जीएस 4 कुछ मोरालिटी और एथिक्स की बात की गई है। तो इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वेस्टर्न और बाकी अमेरिकन कंट्रीज़ ने डिफरेंट कॉन्टिनेंट जैसे एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में अपनी डिफरेंट कॉलोनीज़ बनाई थी और उन कॉलोनीज़ को इतना एक्सप्लोइट किया था कि उनकी जो वेल्थ है डेवलप कंट्री की वो ऑलमोस्ट ये लगाओ कि यहीं से वो लूट के ले गए थे। लेकिन अभी एक अच्छी बात ये हुई कि
नीदरलैंड है, जो कि इसने बहुत ही एक मोरली अच्छा काम किया है कि इसने टोटल 484 जो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट बेसिकली जो पुराने जो भी आर्ट से रिलेटेड है कोई आइटम है, वो इंडोनेशिया और श्रीलंका को वापस लौटाए हैं, जो इन्होंने पहले अपने म्यूजियम में रखे हुए थे। और इसमें कुछ गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरी है, कुछ प्रीशियस स्टोन है। तो इस बात से बेसिकली ये कहना है कि कॉलोनियल कंट्रीज हो जिन्होंने इतने आर्टिफैक्ट और कल्चरल चीज़ें यहाँ से चोर के ले गए थे, उनको वापस देना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश का एग्जाम्पल यहाँ दिया जाता है कि ब्रिटिश बहुत ही मतलब स्टेप ओनली जिद्दी तरीके से रिफ्यूज़ कर रहा है। स्पेशली आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि इल्गिन मार्बल है, जो कि ग्रीक से लेके गए थे। उसके बाद में कुछ आइटम है जो इजिप्ट से इन्होंने लिया था 1802 में, और इन्होंने अभी तक कोई भी कंट्री को ये वापस नहीं किया। इंडियन आर्टिफैक्ट का एग्जांपल दे सकते हो, कोहिनूर के बारे में आप हमेशा न्यूज़ में पढ़ते हो कि जो अमरावती स्तूपा से लेके गए थे, लेकिन अभी भी उसको एक सिंबल ऑफ कॉलोनियलिज्म उसको सेलिब्रेट करते हैं रेदर देन वापस देने की, और ये ब्रिटिश म्यूजियम में उन्होंने रखा हुआ है। तो इसमें राइटर यही कहना चाह रहा है कि हम आज जो चीज़ें हो रही हैं इंडिया में, हर चीज़ हम ब्रिटिश को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कॉलोनियलिज्म ने जो किया था, बेसिकली जो इंडिया एक कॉलोनी बनाया था, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारे लोगों की जाने गई थी। उसको इरा ऑफ डार्कनेस इन्होंने बुक में एक्सप्लेन किया था कि जो मिलियंस ऑफ इंडियन सिटीजन है उनकी यादों में वो हॉरर है कि उस टाइम पे जो लूट मोर की, लोगों को मारा गया, कितने आंदोलन होते थे, आपने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री में, और कितने लोगों की जान गई। तो बेसिकली उसी फोकस किया गया है कि अब इनको कम से कम उस बात के लिए सॉरी बोलना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो ट्रॉमा है जो कि लोगों के ऊपर अभी भी वो है, वो बेसिकली जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उनको लौटाने से सब्सटीट्यूट नहीं है कॉलोनियलिज्म का, न कोई फाइनेंशियल चीज़ें वापस देने से, लेकिन एटलीस्ट इनके ऊपर ये मॉरल ऑब्लिगेशन रहेगा कि कॉलोनीज ने जो वेल्थ और इकोनॉमिक यहाँ से जो लूटी थी उसका कुछ हिस्सा यहाँ दिया, और जितनी आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि जो कल्चरल आइटम है, आर्टिफैक्ट हैं, ये हमारे कल्चर से, लोगों की लाइफ से जुड़ी हैं, तो इनको उन्होंने एटलीस्ट वापस करना चाहिए। और यहाँ पे यही बात की गई, रिटर्न ऑफ द सम ऑफ द ट्रेजर लूटेड फ्रॉम इंडिया इन द कोर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इज एल्सो मच ईजियर। तो ये कह रहे हैं कि जितने इन्होंने यहाँ से धन या बाकी दौलत लूटी है उसको लौटाना और पैसे लौटाना आसान है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो चीज़ें यहाँ से कल्चर से रिलेटेड ली हैं उसको देना एक बहुत ही ज़रूरी है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं कि हिटलर के टाइम पे उन्होंने ज्यूज के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे, लेकिन जर्मनी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेटअप किया है। उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ भी जो आइटम लेके गए थे बाकी कंट्रीज से, काफ़ी कंट्री उन्होंने खुद वापस किए हैं, और कई जगह जाके उन्होंने खुद माफ़ी मांगी है। यहाँ पे जो अभी जर्मनी के चांसलर है उन्होंने पोलैंड में जाके माफ़ी मांगी है, क्योंकि जो ज्यूज के ऊपर अत्याचार हुए थे जर्मनी में जब हिटलर के रीन में, उस टाइम पे इतने अत्याचार हुए थे कि काफ़ी ज्यूज की जान चली गई। ऑल्दो ये डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं थे क्योंकि वो तो बहुत पहले हो चुका, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, लेकिन फिर भी अपने कंट्री को एक अच्छा दिखाने के लिए ये इन्होंने एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है कि वहाँ जाके माफ़ी मांगी घुटनों पर, और कहा है कि जो भी हमारे टाइम में हुआ। और ये चीज़ जर्मनी में वहाँ पे म्यूज़ियम में भी दिखाई जाती है कि हमने जो हमारे पूर्वजों ने, फॉर एग्जांपल हिटलर ने, बाकी लोगों ने जो गलत किया बाकी कम्युनिटी प्रति, उसके लिए हम सॉरी फील करते हैं और फ्यूचर में ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। तो इस चीज़ से ये ब्रिटिश क्या सीख सकते हैं? ब्रिटिश को सबसे पहले तो जो कोहिनूर का डायमंड है वो इंडिया को वापस देना चाहिए, और जितने उन्होंने प्लंडर, लूट और बाकी चीज़ें की हैं उसको अप्रोप्रिएशन करने की ज़रूरत है। मतलब जितनी चीज़ें हो उसके बाकी कंट्री को अपनी वापस लौटाओ, और अगर ये नहीं करते तो उनको 3 चीज़ तो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले उनके जितने भी आर्टिफैक्ट हैं जो यहाँ से लेके गए, वो उनको, जैसे हमारे यहाँ NCERT में पढ़ाया जाता है, उनके कोई होगी वहाँ की BCRT या कोई बुक्स हैं, वहाँ पे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है कि जो कॉलोनियलिज्म था ये बहुत ही एक हॉरर और एक ख़राब पीरियड था, जिसके कारण वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बाकी कंट्रीज़ को लूटा है। और स्पेशली ब्रिटिश के बारे में बोला जाता है कि ब्रिटिश का सन नेवर सेट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सब कंट्रीज़ में इनकी कॉलोनी थी। तो सेकंड, इनको स्कूल में बताना पड़ेगा कि जो कॉलोनिज्म हिस्ट्री थी वो अच्छी नहीं थी और हमने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। और थर्ड, ये क्या कर सकते हैं कि जितनी इनइक्विटीज़ और आर्टिफैक्ट हैं वो वापस इन कंट्री को लौटाएं। और राइटर ये कह रहा है कि अगर ये सब भी नहीं करें तो कम से कम इनको माफ़ी तो मांगनी चाहिए, कि कम से कम माफ़ी मांगो कि ये चीज़ें हमने आपसे लूटी हैं। और
ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर का ये एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि उन्होंने खुद बोला कि अगर जितनी चीज़ें हमने इंडिया से लूटी हैं और वापस देंगे तो यहाँ का म्यूज़ियम खाली हो जाएगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली इस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, जो कि हमारा 2-4 इंसिडेंट बहुत ही फेमस है। कोमागाटा मारू इंसिडेंट, आपने इसके बारे में सुना होगा हिस्ट्री में। ये बेसिकली क्या था कि जो शिप थी वेस्ट बंगाल से मूव हुई थी और कनाडा में जो इमिग्रेंट्स थे उनको उतरना था, लेकिन ब्रिटिश के प्रेशर के कारण कनाडा में उसको एंट्री नहीं दी गई और काफ़ी दिनों तक इसको कनाडा के कोस्ट पे रखा गया। और बाद में जब कनाडा से वापस शिप को भेजा गया इंडिया में, बंगाल में, तब यहाँ ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर इतने जुल्म ढाए और उनके ऊपर कहा कि ये तो बाहर से वो लोग हैं जो कि यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और ब्रिटिश एम्पायर को खतरा हो सकता है। सेकंड एग्जांपल दिया जाता है जलियांवाला बाग का। इवन ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर और बाकी इनके अथॉरिटीज़ ने अभी तक जलियांवाला बाग को भी अच्छी तरह स्वीकार नहीं किया और उसके ऊपर भी माफ़ी नहीं मांगी है। तो यूके को बेसिकली नीदरलैंड ने जो भी एग्जांपल दिया कि 484 आर्टिफैक्ट लौटाए हैं श्रीलंका और इंडोनेशिया के, उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो एक कंट्री के ऊपर जो मोरल ऑब्लिगेशन है वो लगातार बना रहेगा। और अभी तक उन्होंने इसकी सॉरी भी नहीं बोली, जो इंसिडेंट हमने हाईलाइट किया कोमागाटा मारू और अपना जलियांवाला बाग। तो इसी के ऊपर यही बात किया कि अगर ये मोरलिटी की बात करते हैं, वेस्टर्न कंट्री ह्यूमन राइट की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रमोशन ऑफ द पीस की बात करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बाकी कंट्रीज़ के साथ में इनके रिलेशन फ्यूचर में बिगड़ सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल था रिलेटेड टू कॉलोनियलिज्म ब्लॉट, जो कि हमारे आर्टिफैक्ट ब्रिटिश और बाकी कंट्री लेके गए थे उनके ऊपर, और नीदरलैंड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे इस कंट्री को सीखने की ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा साउथ चाइना सी से रिलेटेड है। तो पहले साउथ चाइना सी के बेसिक का डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे। बेसिकली ये साउथ चाइना सी है, जो कंट्रीज़ आप देख सकते हो कि इसके बॉर्डरिंग में चाइना है, ताइवान है, फिलीपींस, मनीला है, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोलालमपुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेड रूट है। साउथ चाइना सी बेसिकली पैसिफिक ओशन का पार्ट है और इसके लेफ्ट साइड में इंडियन ओशन है और यहाँ से मलिक्का स्टेट से इसका लिंक बनता है। तो ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये रेड लाइन बेसिकली चाइना की 9 डैश लाइन है। चाइना ने बेसिकली ये कहा कि हिस्टोरिकली ये चाइनीज़ लेक थी और अब भी इसको चाइनीज़ लेक में कन्वर्ट करना चाह रहा है कि पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो कि हमारा इसके ऊपर वर्चस्व था। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ आइलैंड है, जैसे स्कारबोरो शोल आइलैंड है, पाराशल आइलैंड है, स्पार्टले आइलैंड है। ये बेसिकली इतने रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स हैं और चाइना इसको पूरा कब्जाना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो कि एक यूनक्लोस है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, इसका वर्डिक्ट ये कहता है कि 200 नॉटिकल माइल तक कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है और उसमें उस कंट्री के सोवरिन राइट्स होते हैं। लेकिन ये जो 9 डैश लाइन है ये सारे कंट्रीज़ को, स्पेशली फिलीपींस की, ताइवान को, मलेशियन, ब्रूनेई, इनको वायलेट करता है। तो इसी से रिलेटेड साउथ चाइना सी का ये टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। 2013 में बेसिकली क्या हुआ था कि फिलीपींस ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एक सूट फाइल किया था अगेंस्ट द चाइना कि जो 200 नॉटिकल माइल तक ईजड है वो हमारा, और चाइना इसको क्लेम करा ड्यू टू इट्स 9 डैश लाइन्स। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें चाइना की हार हुई थी, लेकिन चाइना ने इस वर्डिक्ट को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद यूनक्लोस में एक एनेक्चर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई पार्टी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाइना और फिलीपींस है, चाइना ने पीसीए में मना कर दिया कि हम तो इसमें आपको यहाँ पे वर्डिक्ट में शामिल ही नहीं होंगे, लेकिन यूनक्लोस में बताया कि अगर पार्टी नहीं भी आती है तो इसकी प्रोसीडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपको ये मानना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली वही हुआ कि इस आर्बिट्रेशन के डिसीजन के बाद यही आउटकम आया कि कुछ मैरीटाइम राइट्स हैं, मैरीटाइम फीचर्स हैं, हिस्टोरिकल राइट हैं, जो चाइना अपनी लेजिटिमेसी यहाँ दिखाना चाह रहा है, ये सब इलीगल है। और मनीला का क्लेम, जो कि फिलीपींस का क्लेम, बिल्कुल सही है। और यूनक्लोस ने बताया कि हमारा डिसीजन है ये फाइनल और बाइंडिंग है। और बेसिकली चाइना ने नहीं माना, क्योंकि चाइना इंटरनेशनल लॉज को बहुत कम मानता है और हमेशा वायलेट करता है। इस ट्रिब्यूनल ने यही बताया कि चाइना कौन कौन से राइट्स को वायलेट करा। पहले हमने डिस्कस किया कि ईजेड है जो कि सोवरिन राइट है फिलीपींस को, उसको वायलेट करा है। वहाँ के फिशिंग राइट्स, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, जितने आर्टिफिशियल लैंड, चाइना क्या कर रहा है यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है और उनको एज ए मिलिट्री, जो उनकी वहाँ पे एक्सरसाइज चलती हैं और उसको मिलिट्री का वर्चस्व बढ़ाने के लिए इनको यूज़ किया जा रहा है। और बेसिकली जो भी फिशरमैन बाकी कंट्रीज़ के यहाँ पे फिशिंग करते हैं उनके ट्रेडिशनल राइट का भी वायलेशन है
और ये बेसिकली इससे क्या हो रहा है कि जो जितने कंट्रीज बताए, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनेई, ताइवान, इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसके कारण पैसिफिक ओशन में इंस्टेबिलिटी, और उस इंस्टेबिलिटी के कारण क्या हो रहा है कि बाकी कंट्रीज़ के ट्रेड भी काफ़ी हैम्पर हो रहे हैं। बेसिकली यही कह रहा है कि ट्रिब्यूनल में जो चीज़ें थी, ऑल्दो ये पूरी तरह लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट कम से कम चाइना को ये समझने की ज़रूरत है कि इसको साउथ चाइना सी को एज ए चाइनीज़ लेक और अपना मिलिट्री ग्राउंड न बनाए, क्योंकि इसके कारण क्या होगा कि बाकी कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया ने फिलीपींस के फेवर में काफ़ी बात की है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारी मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फिलीपींस की, जो कि हम 75 ईयर की डिप्लोमेसी यहाँ पे अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इतने सालों से हमने अच्छे रिलेशन बना रखे हैं। और अब की बार इस वर्डिक्ट में इंडिया ने ओपन स्टैंड लिया है। पहले तो इतना ओपनली चाइना के अगेंस्ट में इंडिया स्टैंड नहीं लेता था, लेकिन अब की बार इंडिया ने बोला है कि जो 2016 का आर्बिट्रल अवार्ड था बिल्कुल सही था और चाइना को इसको मानना चाहिए, यूनक्लोज के इंटरनेशनल लॉ की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि सबसे ज़्यादा तो हमारा फिलीपींस के साथ में डिफेंस के और बाकी रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली डिफेंस अटैचे ऑफिस खोला। डिफेंस अटैचे ऑफिस क्या होता है, जहाँ पे डिफेंस पर्सनल और दी सीनियर ऑफिसर वहाँ पे रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारा डिफेंस का कोऑपरेशन बहुत बढ़िया होगा। और फिलीपींस को हम ब्रह्मोस मिसाइल भी दे रहे हैं। उससे हमारा सेकंड क्या होगा कि हमारा कोऑपरेशन जो कि डिफेंस फोर्सेज में, आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के साथ में बहुत अच्छा होगा। और बेसिकली जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इस टाइप का लोन होता है जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे है, ये हमारा हम मनीला को दे रहे हैं। उसके बाद में काफ़ी जॉइंट एक्सरसाइज की रही है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर रेस्पॉन्स, मतलब हमने मैरीटाइम डायलॉग टाइप में साइन किया फिलीपींस के साथ में और हमारे रिश्ते इसके साथ बहुत अच्छे हो गए हैं। अब ये जो वर्डिक्ट और बाकी चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिला कि साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट को कैसे सोल्व किया जाए, तो यहाँ पे राइटर यही कह रहे हैं कि अभी सिर्फ डायलॉग है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि साउथ चाइना सी एक बहुत ही मैरीटाइम गेटवे है, क्योंकि ये इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है और वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 70% ट्रेड यहाँ से पास होता है। लेकिन अगर चाइना इसको चाइनीज लेक में कन्वर्ट करेगा तो बाकी कंट्रीज़ का ट्रेड हैम्पर होगा। और अगर कोई भी कन्फ्रंट्रेशन यहाँ पे होगी तो बेसिकली ये अदर स्ट्रीम में भी जाके स्पिल और इफेक्ट डालेगी, जैसे जियो पॉलिटिक्स में, इकोनमी में, स्ट्रेटजी में। जैसे कि इंडिया ने अभी क्वाड ग्रुप जो कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है, तो चाइना इसको एंटी चाइना ग्रुप मानता है। इवन रशिया के साथ में रिलेशन डिटेरियोरेट हुए। तो जब भी अगर साउथ चाइना सी में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो अदर जियो पोलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटजिक चीज़ें होंगी, रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी पे खतरा आएगा। क्योंकि मैरीटाइम बेसिकली क्या है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है। मैरीटाइम होगी, स्पेस होगी, लैंड वाली होगी, कॉमन प्रॉपर्टी है। इसमें हर एक कंट्री का है और वाटर लेन्स को कभी भी किसी कंट्री के द्वारा रोका नहीं जाना चाहिए। इनकी सेफ्टी इंश्योर करने की ज़रूरत है। अब ये तो साफ है कि जो पीसीए का वर्डिक्ट था, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, उसको चाइना नहीं मानने वाला और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं है कि इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि चाइना बिल्कुल इसमें स्टेप होना है कि वो नहीं मानेगा। तो सेकंड हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हमने इन चीज़ों को पीसफुली रिजोल्व करना चाहिए और डिप्लोमेटिक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा खोलना चाहिए। यहाँ पे रोल आता है एशियन कंट्रीज़ का। एशियन कंट्रीज़ कौन से? 10 कंट्रीज़ हैं, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इनको बेसिकली क्वाइट डिप्लोमेसी यहाँ वर्ड यूज़ किया कि अपनी ट्रैक 2, ट्रैक 1.5 ये सब डिप्लोमेसी करने की ज़रूरत है, ताकि इस चीज़ को सोल्व किया जाए, साउथ चाइना सी को एक पीसफुल नेविगेशन रूट के रूप में अपनाया जाए, बाकी कंट्री भी इसमें आराम से ट्रेड कर सकें। तो ये टॉपिक हमने पूरी तरह डिस्कस किया साउथ चाइना से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।